ओके बोल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा करंट अफेयर का ये जो सिलसिला चल रहा है ये पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है और उसमें हम डिफरेंट जो न्यूज़ेज़ हैं जो डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते हैं। तो इसी कड़ी में आज देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। तो दोस्तों, जो पहली खबर है कि सेकेंड टाइगर ट्रांसलोकेटेड टू राजाजी रिजर्व फ्रॉम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो दो आपके नेशनल पार्क दिए हुए हैं वो आपके कहाँ पे लोकेटेड हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये ट्रांसलोकेशन का मसला है क्या, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें देखना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी एजेंसी है जिनकी संभावना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इन दो हम नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो दोनों नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ये आपका पहला नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, जो आपका यहां पे है। और दूसरा आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका बॉर्डर पे पड़ेगा यूपी और आपके उत्तराखंड के। ये देखिए ये। अब यहाँ पे वापस से मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि हमने देख लिया दोनों की लोकेशन, उसके बाद मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्यों ज़रूरी है ट्रांसलोकेशन, क्यों कराया जा रहा है। तो ट्रांसलोकेशन दोस्तों इसलिए कराया जा रहा है कि जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है उसकी जो कैपेसिटी है वो बियर कर सकता है 83 टाइगर्स को कैपेसिटी उसके पास है बियरिंग की। वो 500 के ऊपर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो उसका वेस्टर्न पार्ट है जो नदी के उस किनारे पड़ रहा है वहाँ पे सिर्फ 2 टाइग्रेस हैं और वो जो दोनों टाइग्रेस हैं उनकी उम्र 18 से 20 साल की हो गई है। मतलब अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं और वो क्या आपको ऑफस्प्रिंग नहीं दे सकते। तो इसी के लिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है जहाँ पे 252 के आसपास हैं आपके टाइगर्स रिसाइड करते हैं, वहां से ट्रांसलोकेट कराया जा रहा है राजाजी नेशनल पार्क में। तो इससे क्या होगा कि जो करेंटली यहाँ पे 37 टाइगर्स हैं जिनकी संख्या है, कैपेसिटी है इसके पास 83 टाइगर्स को एकोमोडेट करने की, लेकिन करेंटली इसके पास कितने हैं 37 टाइगर्स हैं। और उसमें भी जो उसका वेस्टर्न पार्ट है जो 60% ऑफ द टोटल नेशनल पार्क के एरिया का है वहाँ पे सिर्फ 2 टाइगर्स हैं जो कि बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक तरह से जो एकोमोडेशन है, जो उसके पास स्पेस है वो फुलफिल हो सकेगा। और दूसरी चीज़ ये जो ट्रांसलोकेशन वाला है कि ट्रांसलोकेशन इसलिए किया जाता है जिससे आपके जो ओवर पॉपुलेटेड इलाके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जितने भी टाइगर्स होते हैं वो किसी एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो रोम करते रहते हैं क्योंकि वो गैदर करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग के प्रोसेस में रहते हैं। तो कई बार वो होता है कि वो किलोमीटर्स तक, मैनी 1000 किलोमीटर्स तक स्ट्रेस कर जाएं। तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इससे पहली समस्या ये उत्पन्न हो सकती है कि अगर एक ही प्लेस पे बहुत सारे टाइगर हो जाएं तो उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस हैं। और तीसरी चीज़, चूंकि ये जो नेशनल पार्क है ये आपको पता है कि ये एक इलाका है जिसके आजू बाजू एक बड़ा रिहायशी इलाका होता है। मतलब नेशनल पार्क में जाहिर तौर पे एक तरह से एश्योरिटी रहती है कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन चूंकि जो एनिमल है वो घुमंतू प्राणी है, वो शिकारी प्राणी है, तो वो कई बार निकल के दूसरे इलाके में जाने की कोशिश करता है, दूसरे एरिया में जाने की कोशिश करता है। उस बीच क्या होता है, या तो वो गाड़ी से टकरा जाता है या फिर उसका जो ह्यूमन है उसके साथ इंटरेक्शन हो जाता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ट्रांसलोकेशन जैसे जो टेक्निक्स है उसको अप्लाई किया जाता है। अब ये जो आपका ट्रांसलोकेशन जो कर रही है उस एजेंसी का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, ठीक है, जिसके आपके जो मिनिस्टर हैं वो प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है आपकी वाइट विंटर रेजेस होप फॉर जम्मू कश्मीर टूरिज्म। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, वो हमारा एक तरह से बोलते हैं कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, वो कश्मीर के लिए इस्तेमाल होता है। तो कश्मीर में जैसे जैसे विंटर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वहाँ पे क्या जो वो बर्फ़ गिर रहे हैं
वो जाहिर तौर पे बाहर से टूरिस्ट अट्रैक्शन को इंगेज कर रहे हैं। और एक तरह से ये अच्छी खबर क्यों है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से एक ब्रीफ टाइम तक वहाँ पे एक लॉकडाउन की स्थिति थी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद एक कोरोना का काल आता है, जिसकी वजह से क्या ये जो पूरा आपका टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लगभग चौपट हो चुका था। और हमने उस दिन भी पढ़ा था कि जो टूरिज्म है सबसे बैडली हिट था, जब हम फिक्की वाला न्यूज़ कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपके टूरिज्म है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए, उसमें मैंने जिक्र भी किया था। तो टूरिज्म यहाँ पे पूरी तरह डैमेज हो चुका है। और आप जम्मू कश्मीर के लोकेशन को देखें तो वो बेसिकली आपका पहाड़ी इलाका है, तो जाहिर तौर पे जो टूरिज्म है वहाँ की मेजर इंडस्ट्री है, मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मैकेनिज्म है। तो अगर यहाँ पे वापस से टूरिज्म रिवाइव होता है तो वहाँ पे जो मिलिटेंसी की समस्या है उससे फाइट बैक मिलेगी, साथ में वहाँ के जो आम जनता है, वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं उनको एक राहत मिलेगी कि उनका जो लाइवलीहुड काफ़ी टाइम से करीब 2 साल के अंतराल से इम्पैक्टेड पड़ा हुआ है वहाँ पे उनको आराम मिलेगा। और इसी के साथ मेरे को एक और न्यूज़ में रिलेट करूँगा कि 3 दिन पहले इसी को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनने इंडस्ट्रियल प्लान एक लेआउट किया है जो 25,000 करोड़ का है। और वो जो 25,000 करोड़ का है उसमें बेसिकली जो टूरिज़्म है वो सेंटर पॉइंट है, मतलब टूरिज़्म से रिलेटेड जो इंडस्ट्री क्रिएट किए जाएंगे उस 25,000 के पैकेट में उसको विशेष वो मिला है, फोकस मिला है। तो उसमें 25,000 करोड़ का जो था वो तो उसमें ऐसा था कि 2037 तक, मतलब अभी से लेकर 18 साल के आसपास का एक टाइम पीरियड है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है वो इंश्योर करेगी कि डिस्ट्रीब्यूट हो और उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन देगी और साथ में और भी पर्क्स एंड एकोमोडेशंस उसके साथ रहेंगे। तो एक तरह से ये जो खबर है हमारे किसके हिसाब से आप इसको लिंक कर सकते हैं, इसको हम लिंक कर सकते हैं हमारे एस्पिरेशनल इंडिया वाला जो स्कीम चल रहा है, एस्पिरेशनल इंडिया, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, उसमें हम इसको रख सकते हैं। और इसको और किस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम एज अ मोड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें मौका मिला तो जीएस पेपर 2 में या जीएस पेपर 3 में, जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टू काउंटर टेररिज्म या हाउ टू काउंटर मिलिटेंसी, तो उसमें ये इस तरीके की जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर 3 कि इंडियन वैक्सीन रेडी टू सेव ह्यूमैनिटी, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनने ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे जाहिर तौर पे क्या झलकना शुरू हो गया है कि जो इंडिया है वो अपने आप को असर्ट करना शुरू कर चुका है, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जो वैक्सीन रेस चल रही है उसमें। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि इसमें जो मैं डाटा लिखूँ उसको आप आराम से देख पाएँ। तो ये जो स्टेटमेंट आया है इस स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ तोड़ के इसके डिफरेंट पैमाने को देख रहे हैं। तो सबसे पहला पैमाना यहाँ पे वैक्सीन डिप्लोमेसी का उभर के आता है। जैसा कि मैं आपको पहले के भी डिफरेंट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि जो अब ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो एक तरह से सेंटर पॉइंट हो गई आपकी पूरे फॉरेन पॉलिसी की। इसी वैक्सीन डिप्लोमेसी में हाल में जो आपके नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गयाली साहब वो आए हुए थे और हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब वो आपके श्रीलंका गए हुए थे। और ये दोनों जो विजिट थी वो हवे में नहीं थी, उन दोनों विजिट में जो सेंटर पॉइंट था वो क्या था, वो आपका कोरोना से रिलेटेड जो मिटिगेशंस के प्रोग्राम होंगे, कोरोना से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम होंगे वो फोकस में थे। तो गयाली साहब जब आए तो उनने क्या कहा, उनका एक स्टेटमेंट है, उनने कहा कि हम चाइनीज मेडिसिन के पहले, चाइनीज वैक्सीन के पहले इंडियन वैक्सीन को प्रेफर करेंगे और उनने 12 मिलियन डोसेज के आसपास का ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये पहली न्यूज़ आपके लिए। दूसरी न्यूज़, जब हमारे एस जयशंकर साहब कोलंबो गए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमने एम्बुलेंस सेवा शुरू की है उससे कितना बड़ा मदद मिला श्रीलंका को कोविड को फाइट बैक करने में। और दूसरी चीज़ कि जो कोलंबो है वो सोच रहा है कि वो 10 मिलियन के आसपास के डोसेस जो है वो प्लेस करेगा, किसके लिए, आपके इंडियन वैक्सीनेशन कंपनीज के पास। तो ये बहुत ही बड़ी 2 डेवलपमेंट हमारे पास है
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे कल की जो न्यूज़ थी, जो चाइना हमारे यहाँ जो पेनिट्रेट करना चाह रहा था हमारे साउथ एशियन रीजन में, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। हम अफोर्डेबल रेट पे, हम कंसेशनल रेट पे हमारे जितने भी नेबरहुड हैं उनको हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे जो हमारी पकड़ है वो और मजबूत होगी। साथ ही जो आपका मार्केट है, वर्ल्ड का जो मार्केट है जहाँ पे वैक्सीनेशन एक आज के दौर में सबसे प्रमुख एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, उसमें जो इंडिया है वो लीडिंग इंडस्ट्री है। अगर आप डाटा के हिसाब से जाएं तो मैं आपको डाटा बताऊं, ये डाटा है आपका इंडियन ट्रेड पोर्टल का, ठीक है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंडर आती है। उसके डाटा के हिसाब से जो इंडिया की जो अभी ये एक्सपोर्ट चल रहा है वो करीब करीब 19 बिलियन डॉलर रही है। कब रही है 19 बिलियन डॉलर? आपकी 2019-20 में, ठीक है। वेयर एज पिछले साल जाहिर तौर पे ये 10 बिलियन डॉलर की हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन ये जो है, ये जो 19 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है वो 2021, 22, 23 में एक्सीड होने के चांसेस हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सोर्स क्या होने वाला है, हमारे एक्सपोर्ट के लिए, मतलब हमारे फॉरेन करेंसी को बढ़ाने वाला है। इसके बाद दूसरा इसमें डाटा है कि अभी करेंटली जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 55 बिलियन डॉलर की आपकी इंडस्ट्री है, और ये कितने के एवरेज से बढ़ रही है? ये 23% प्रति ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, 23% के हिसाब से बढ़ रही है। और उम्मीद है कि आने वाले 2025 तक ये 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाए। तो जाहिर तौर पे ये अगर जस्ट डबल हो जाएगी तो एक तरह से आपका क्या बढ़ेगा, आपका सबसे पहले इसमें R&D करने की क्षमता और मजबूत होगी। उसके बाद जैसे ही इसमें आप R&D करने की क्षमता देखें तो जो इंसान होता है उसको क्या चाहिए होता है, उसको शिक्षा चाहिए होता है, उसको हेल्थ चाहिए होता है, उसको नौकरी चाहिए होती है। तो R&D, तो वहाँ पे आप शिक्षा वाला जो पैटर्न है उसको आप कैप्चर कर सकेंगे। हेल्थ, तो हेल्थ में जाहिर तौर पे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो ना सिर्फ दवाई के रूप में, उसके अलावा जब R&D होगा तो आप डिफरेंट तरीके के मेडिकल डिवाइसेस भी उसको दे पाएंगे। और इससे जो जॉब क्रिएशन होगा, जब ये 55 बिलियन डॉलर का है और 100 बिलियन डॉलर का जब ये होने की उम्मीद है 2025-2027 तक, तो जाहिर तौर में आज जितना लोग इसमें काम कर रहे हैं इसमें भी ये संख्या बढ़ेगी। और ये जो तीनों, एक इंसान को जो तीन चीज़ें चाहिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये तीनों चीज़ को डील करेगा, तीनों चीज़ को एड्रेस करेगा। इसके बाद अगर आप देखें तो भारत सरकार का एस्टिमेट है कि 30% के आसपास का ग्रोथ कब होने वाला है? इस साल होने वाला है, जो आपका कोविड ईयर है उसके बाद होने वाला है। और एक और चीज़ है कि अभी करेंटली इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेनरिक दवाइयों का सप्लायर है। जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं दोस्तों? वो दवाइयाँ जिनका मतलब जो आपके या तो कंपलसरी लाइसेंसिंग के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, या वो दवाइयाँ जिनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो WTO है उसके तहत जो उनका पीरियड रहता है वो ख़त्म हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। उसके बाद जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर की जाती हैं उसमें इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, और हमारा शेयर कितना है उसमें? 22% तक का है। 22% तक का शेयर है हमारा जेनरिक दवाइयों में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ आप इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में ना लेके उसके कई सारे डायमेंशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट आया है ये मालदीव से आया है कि जो माले है, माले इज़ द कैपिटल ऑफ द मालदीव, तो माले मेक्स नो अपॉलॉजी फॉर द टाइज विथ इंडिया। और इससे क्या एक तरह से दिख रहा है? इससे ये दिख रहा है कि एक ज़माने में 2017-18 में जब वहाँ पे सरकार थी अब्दुल यमीन की, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मालदीव किसके कब्जे में चला गया? टोटली आपके चाइना के कब्जे में चला गया है। अब इंडिया को बहुत मुश्किल होगी कि वो मालदीव को वापस से अपने ग्रुप में ले आए। और मालदीव को अपने ग्रुप में क्यों लाना ज़रूरी है ये आपको मैप देख के समझ आ जाएगा। और मेरे को लगता है जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस कर रहे होंगे आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि मैप के ज़रिए मैं काफ़ी चीज़ों को एड्रेस करता हूँ। तो ये देखिए, ये इंडिया है, ये आपका माले है। अगर यहाँ पे चाइना का अगर कंट्रोल होता है तो जाहिर तौर पे वो हमारे एकदम ठीक नाक के सामने आके बैठ जाएगा, जो कि हमारे पूरे एक जो
ऑटोनॉमी है उसके लिए भी खतरा है, जो हमारी हेजेमनी है इस पूरे इंडियन ओशन में उसको भी जाहिर तौर पे वो चैलेंज करेगा। और ये जो इंडियन ओशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको कवर करना, क्योंकि ये जो इंडियन ओशन है वो वर्ल्ड का 60% ऑफ द ट्रेड को मैनेज करता है, और साथ में 80% ऑफ द जो आपके ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं थ्रू इंडियन ओशन होते हैं। और इंडियन ओशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इंडियन ओशन के आसपास की जितनी इकोनॉमीज़ हैं वो आपकी बडिंग इकोनॉमीज़ हैं, वो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। आने वाले 20 से 25 साल में जो आपका वेस्टर्न फ्रंट होता था, जो आपका वेस्टर्न पार्ट होता था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ होता था, आपका ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, वो सेम कंडीशन यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे एक तरह की वैसी प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलने वाली है। तो उस केस में इंडियन ओशन में इंडिया का जो डोमिनेंस है वो जाहिर तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से उसके फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। और हम टी.एस. तिरुमूर्ति के उस स्टेटमेंट को भी याद करें तो उनने किस चीज़ के ऊपर जोर डाला था, आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी पे जोर डाला था। तो ये देखिए, ये आपका मालदीव है, और मालदीव को थोड़ा और मैं खोल के दिखा दूं तो ये देखिए आपका, ये आपका माले है, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपके ये हैं, ये एटॉल्स क्या होता है जब आप कोरल पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। और एक और सिंपल सा इसी से जुड़ा हुआ एक और प्री का फैक्ट क्या बन सकता है, मेरे को उम्मीद नहीं है कि प्री में वो पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किसको वो करता है, डिवाइड करता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। तो एक बार मैं वो जो स्टेटमेंट है उसको बता देता हूँ। तो उनने स्टेटमेंट में क्या कहा, तो जो आपके स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट सोली साहब ने कहा है कि वो इंडिया के साथ जो उनके रिलेशन है, जिसके लिए क्या हो रहा है, जो उनके अपोनेंट पार्टी है अब्दुल यमीन की पार्टी, वो उनको काफ़ी ज़्यादा घेरने की कोशिश कर रही है और वो क्रिटिसाइज़ कर रही है कि सोली जो है वो इंडिया के हाथों बिक गए हैं। ऐसे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो बन रहे हैं। तो उनने जाहिर तौर पे कहा है कि जो अभी करंट जो सिचुएशन है उनकी, कि जो उनका सबसे बड़ा जो उनके ऊपर एक्सटर्नल डेट है, जो एक्सटर्नल लोन है, वो किसका है, एक कंट्री का है, वो है चाइना का। और चाइना के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि वो अपने इस लोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस लोन की वसूली के लिए वहाँ के जो छोटे छोटे मैंने आपको एटॉल्स दिखाए थे उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो उनके लिए जाहिर तौर पे अब इंडिया एक वाइबल ऑप्शन है, जिससे क्या होगा कि वो उनके जो सॉवरेनिटी पे जो खतरा हो रहा है वो उसको काउंटर कर पाएंगे। साथ ही इंडिया के साथ इस समय टाइज वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो आपके अब्दुल अमीन है, उनको चाइना का साथ सीधा समर्थन है, वेयर एज जो आपके करंट इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट है सोली साहब, उनको प्रो इंडियन माना जाता है। तो ये भी एक वहाँ के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी इस स्टेटमेंट के पीछे रोल प्ले कर रही है। इसके बाद दोस्तों आपका ये न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री ड्राफ्ट मॉडल टेंडर टू ईज परचेज। ये बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये किसको ज़्यादा इंटरेस्टेड करेगी, ये मेरे और आपके जैसे एस्पिरेंट को इंटरेस्टेड करेगी जो आपके इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं और फ्यूचर में पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने वाले हैं। तो एक्चुअली जो आपकी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक चीज़ देखा है कि जो आपके इंडिया के जितने भी गैजेट्स निकलते हैं, गैजेट्स में जितने भी आपके टेंडर निकलते हैं, उसकी जो शब्दवली होती है वो बड़ा ही डिस्ट्रप्टेड मैनर में है। कहीं पे अमेरिकन नॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, कहीं पे यूरोपियन नॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, कहीं पे इंडियन नॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो उनने ये डिसाइड किया है कि एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया जाएगा, जिससे क्या हो कि जितनी भी डिफरेंट आपकी टेंडर्स निकलते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर, वो एक नॉर्म को फॉलो करे। तो इससे क्या जो डिफरेंट तरीके की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, और इंटरप्रिटेशन की वजह से ये क्या होता है, कई बार कोर्ट केसेस में जाके आपके टेंडर फंस जाते हैं, जिससे आपके टेंडर क्या या तो बाधित हो जाते हैं, या अगर उसको अप्रूवल मिलती है तो वो और महंगे हो जाते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कदम उठाया है। और एग्जाम्पल के रूप में उसने किसको दिया है, आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ेंगे तो उन्होंने टेंडर और जो बिडर है उसका एक स्पष्ट एग्जाम्पल देके बताया है कि टेंडर कई जगह क्या होता है कि टेंडर को जो टेंडर है, मतलब मान लीजिए टेंडर, जैसे भारत सरकार कोई एक काम निकाल रही है तो जो वो काम निकालती है उसको वो टेंडर बोलती है। तो लेकिन जो टेंडर में जो आदमी अप्लाई करता है उसको वो बिडर बोलती है, जबकि कायदे से उसको टेंडरर बोलना चाहिए। तो ये छोटी शब्दवलियों के ऊपर ये काम कर रही है।
जो इसके एटमोलॉजी हैं, उस पे नॉमेनक्लेचर है, उस पे ये काम कर रही है। अब यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ था जो कि काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वर्ल्ड का जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उसमें जो आपकी सरकारें होती हैं उनका जो प्रोक्योरमेंट का हिस्सा होता है वो 15% होता है। मतलब 100 रुपये का सामान अगर पूरे विश्व भर में बन रहा है तो उसका जो 15% है वो आपकी सरकारें क्या करती हैं, प्रोक्योर करती हैं, खरीदती हैं। वेरस इंडिया में ये जो फिगर है ये 30% का है। और जाहिर तौर पे इंडिया में ये फिगर 30% का इसलिए भी है क्योंकि हम काफ़ी दिनों तक एक तरह से स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी में थे, तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे स्टेट कंट्रोल्ड PSUs हैं, PSBs हैं, तो इसके वजह से तो ये एक फिगर आप याद रख लीजिएगा कि जो 30% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द GDP इज प्रोक्योर्ड बाय द स्टेट ओन्ड PSUs या PSBs, 30% है, वेयर एज ऑन वर्ल्ड एवरेज ये 15% है। इसके बाद दोस्तों ये आपकी न्यूज़ आती है, ये थोड़ा मिटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये आपकी न्यूज़ आती है, वाई हैवेंट क्रोकोडाइल इवॉल्व्ड सिंस द एज ऑफ डायनासोर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो सिंस द एजेस ऑफ डायनासोर, मतलब जिस ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे, क्रोकोडाइल उस ज़माने में उनके पाए जाने के एविडेंसेस हैं। तो बेसिकली अगर एक तरह से कहा जाए तो जो क्रोकोडाइल है वो आपके 200 मिलियन ईयर्स बुढ़े हैं, 200 मिलियन ईयर्स बुढ़े हैं। लेकिन इनके में ये पाया गया है कि ये जो क्रोकोडाइल है इनकी जो स्पीसीज हैं वो उतनी इवॉल्व नहीं हुई है, इनके डिफरेंट उतने स्पीसीज नहीं आए हैं। अगर उस दौर के स्पीसीज की बात करें, अगर मान लीजिए कोई एक चिड़िया रही हो जो क्रोकोडाइल के ज़माने में पाई जाती हो, तो क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन चेंज इन द एटमॉस्फेयर वो कई डिफरेंट उसके स्पीसीज निकल के आए हैं, किसी के 100 निकल के आए हैं, किसी के 200 निकल के आए हैं। वेरस जो आपके क्रोकोडाइल है उसके सिर्फ 25 ही स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड पाए जाते हैं। तो ये जो स्टडी थी वो आपके इसी पे थी कि एक तो क्रोकोडाइल इतने साल तक सरवाइव कैसे किए, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि इनके ऊपर इतना म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ, इनका जो फंडामेंटल है उतना चेंज क्यों नहीं हुआ। तो इसी पे आपकी स्टडी थी और जो पेपर छपा था उसने बेसिकली ये बोला कि जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है वो एक तरह से काफ़ी ही मतलब एक स्लो प्रोसेस को फॉलो करता है। म्यूटेशन में जो इनका जीनोम है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस को फॉलो करता है और ये अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ढाल लिए हैं कि जो इनका एक्सटीरियर जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा बदलाव की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से ही जो आपका क्रोकोडाइल है ये काफ़ी ज़्यादा सालों तक एक तो आपके पृथ्वी पर रह गए और साथ में इनका जो डिफरेंट जो स्पीसीज़ है, डिफरेंट फॉर्म का जो म्यूटेशन है वो भी कम हुआ कंपेयर टू अदर जो आपके एनिमल्स हैं या जो आपके स्पीसीज़ हैं उनके। अब आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में कितने टाइप के क्रोकोडाइल स्पीसीज़ पाए जाते हैं। तो इंडिया में दोस्तों आपके 3 प्रकार के स्पीसीज़ पाए जाते हैं। एक है आपका मगर जो इंडियन वो है, उसके बाद दूसरा है आपका घड़ियाल और तीसरा है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मकर, ठीक है। ये जो आपके मगर हैं ये वनरेबल में आते हैं। मगरमच्छ, मगर। जो आपके घड़ियाल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। और ये जो आपके सॉल्ट क्रोकोडाइल है ये आपके लीस्ट कंसर्न में आते हैं। और ये जो आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है यही सबसे डेडली होते हैं दोस्तों, यही आपके आदमखोर माने जाते हैं, इसलिए इनका एक तरह से शिकार काफ़ी कम होता है। वेरस जो आपके घड़ियाल हैं वो मछलियां खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ह्यूमन में कम इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसी की वजह से उनका शिकार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये जो आपके मगर हैं वो भी मतलब
वो इतने आदमखोर नहीं होते, वेयर वो उतने ह्यूमन फ्रेंडली भी नहीं होते, इसकी वजह से वो बीच में टिकते हैं। और ये टोटली आपके देसी स्पीसीज़ हैं क्रोकोडाइल के। वेयर इन दोनों का माना जाता है कि ये किसी ज़माने में जब आपका पेंजिया वाला कांड हो रहा था, जब पेंस्थला जब हो रहा था, उसमें आपके ये दोनों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और इनका अगर आप लोकेशन देखें तो जो सबसे फेमस लोकेशन है वो आपका चंबल है। तो चंबल में आपको मिलेगा, फिर भितरकनिका है वहाँ पे मिलेगा, फिर गोदावरी के इलाके में मिलेगा, उसके बाद फिर नर्मदा में भी ये मिलेगा। तो एक बार आप जाके इसके लोकेशंस देख लीजिएगा कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशंस में आपके पाए जाते हैं। बेसिकली आपके जो ये है घड़ियाल है, ये फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर है मतलब जहाँ पे जो आपके जो ये रहेंगे रिवर्स रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस रहेगा वहाँ पे इनके पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। तो जहाँ पे भी आपके कॉन्फ्लुएंस दिखे रिवर्स के, वहाँ पे मान के चलिए आपको घड़ियाल मिलने के चांसेस हैं। वेयर जो आपका सॉल्ट वाटर है वो सलाइन उसमें मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, चिल्का तरफ मिलेगा, आपका भितरकनिका में भी मिलेगा। उसके बाद फिर आप समुद्र साइड में जितना जाते जाएंगे वहाँ पे मिलेगा। फिर जो आपके ब्रैकिश लेक होते हैं, जो सॉल्टी लेक होते हैं, वहाँ पे मिलने की इनकी संभावना है। इसके बाद दोस्तों ये भी आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन है। इसमें जो मीटेरॉइड है, मीटेरॉइड क्या होता है दोस्तों, जो एस्ट्रॉइड होता है, एस्ट्रॉइड का जो टुकड़ा आपके पृथ्वी की सतह पे आके गिर जाता है उसको मीटेरॉइड बोलते हैं। और वो जब तक वो गिरा नहीं रहता है तब तक उसको मीटेओर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका साइंस के एक टर्म्स है, उससे मैंने आपको रूबरू कराया। तो जयपुर में जो आपका मीटेओर का टुकड़ा गिरा था जिसको मीटेरॉइड कहा जा रहा है, उसके ऊपर जो आपकी इंडियन एजेंसीज़ हैं, जो साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं, वो स्टडी करना शुरू कर रही हैं। और इसी से रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में ये आया था कि जो आपके मीटेरॉइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टोनी, ठीक, तो बेसिकली वो सिलिका से बना होता है, सिलिकेट रहता है। दूसरा होता है आपका आयरन निकल एलॉय, और तीसरा होता है वो मिक्स्ड रहता है, वो सिलिकन और आपका आयरन मिक्स्ड होता है। तो इंडिया में जो ये जो जयपुर में जो गिरा था वो 3rd कैटेगरी वाले में आ रहा था, ठीक है, ये मिक्स्ड क्रिएचर में आ रहा था। और विश्व में अभी तक सिर्फ 5 ही ऐसे मीटेरॉइड पाए गए हैं जो इस कैटेगरी में फुलफिल हो, जो मिक्स्ड वाले कैटेगरी में फुलफिल हो। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी, पहली आपकी स्टोनी वाली जो आपका सिलिका से मेनली बना होता है, जो सिलिकेट से बना होता है। दूसरा आपका आयरन और निकल वाला, और तीसरा आपका जिसमें आयरन निकल प्लस जो सिलिकेट है वो मिक्स हो। तो जो ये इंडिया में जो जयपुर में जो गिरा था जिस पे ये स्टडी आई है और ये आर्टिकल छपा है, वो मिक्स वाले क्रिएचर में है। अब जो आपके साइंटिस्ट हैं वो क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके इस मीटेरॉइड को स्टडी करने में, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो डिफरेंट एस्ट्रॉइड को स्टडी कर रही है। कोई बेनू को स्टडी कर रही है, फिर कोई आपके रियोगो को स्टडी कर रही है। तो ये जो 2 स्टडी मैंने आपको बताई, जो आपको बेनू को जो स्टडी कर रही है वो डार्ट करके एक स्पेस प्रोग्राम चलेगा जो आपकी नासा चला रही है, वो स्टडी कर रही है। वेयर एज जो आपका रियोगो है उस पर हायाबुसा 2, हायाबुसा जो बाइक की धूम वाली, उसी के नाम पे हायाबुसा 2 करके जापान की जो स्पेस एजेंसी है JAXA, वो स्टडी कर रही है। तो ये जो स्टडीज़ हैं उनका एक तरह से साफ मकसद ये है कि एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना, एक ऑल्टरनेटिव प्लेस ढूंढना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, पहला। दूसरा कि इन द कोर्स ऑफ टाइम ये भी जानना कि क्या जो आपका स्पेस है उसका कोई रिलेशन जो आपके जो बिग बैंग थ्योरी में जो चीज़ें पाई गई हैं उससे है क्या, मतलब कोई ऐसा जगह भी है इंडिया के अर्थ के अलावा जो सिमिलर फीचर्स को पोजेस करता है। दूसरा, तीसरा चीज़ कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको किस रूप में सेटअप कर लिया जाए, हो सकता है वो किसी एक कंट्री के रूप में, किसी एक कंट्री के कॉलोनी के रूप में स्टैब्लिश हो जाए और जो आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन हो फिर वहाँ से काम करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो आपके जो दोनों एस्ट्रॉइड्स हैं उनको स्पेस
एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्सपीडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमिक पावर है वो जाहिर तौर पे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो स्पेस है आपका फ्यूचर का मार्केट होने की उम्मीद है उसकी। तो इसीलिए ये न्यूज़ मैंने आपका वो किया था इंक्लूड। इसके बाद आपका हार्नेसिंग वॉच आइंस्टाइन्स पॉकी एक्शन एट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आइंस्टाइन का जिक्र आया है और यहाँ पे एक बड़ा ही इनक्रिप्टेड मैनर में एक लाइन दी हुई है। तो ये बेसिकली लाइन आपका क्वांटम कंप्यूटर से है और इसमें भी ये जो आइंस्टाइन का जिक्र है इसकी वजह से ये आपके क्वांटम फिजिक्स से डील कर रहा है। तो क्या है क्वांटम फिजिक्स? तो क्वांटम फिजिक्स एकदम लेमैन की भाषा में समझें तो ये एक साइंस का एक एडवांस एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें जो आपके जो मटेरियल होते हैं उनका जो पोजीशन है उस पर्टिकुलर पोजीशन को जानने के लिए किसी स्पेस में उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप हाइड्रोजन से परिचित होंगे, तो हाइड्रोजन में कितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन का उस पूरे आपके हाइड्रोजन के पार्टिकल में एट अ टाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, एट अ टाइम उसके स्पेस में कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जानने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका क्वांटम फिजिक्स, ये जो क्वांटम शब्द है इसका जिक्र आपको 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। वहाँ पे क्वांटम का मतलब है पैकेट्स ऑफ पावर का इस्तेमाल, मतलब पैकेट्स के रूप में उसको वो किया है, डिफाइन किया है। अब ये जो क्वांटम है, जैसे क्वांटम फिजिक्स से वैसी क्वांटम बायोलॉजी होती है, क्वांटम आपकी केमिस्ट्री होती है, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है और इसी में आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग आती है। और ये जो पूरा आपका न्यूज़ है इसमें हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें दी हुई थी। पहली चीज़ यहाँ पे आपकी दी हुई थी जो 8,000 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट घोषित किया है भारत सरकार ने, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें आपके क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेसिकली स्टडी हो रही है और उस पे एक तरह से जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो आपके आने वाली जनरेशन की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है। फिर ये जितने भी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिख रहे हैं ये पूरी तरह रिप्लेस हो जाएंगे और वो किस में डील करेंगे? आपके क्वांटम कंप्यूटिंग्स में डील करेंगे। तो भारत सरकार उस एडवांस टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है। और इस प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है? तो इस प्रोजेक्ट को डीएसटी हैंडल कर रही है। डीएसटी स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के अंडर 200 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट आया है क्वेस्ट नाम से। ठीक है, ये जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है क्वेस्ट नाम से, इसमें क्या होगा? डिफरेंट जो एकेडमिशियंस हैं, डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं या डिफरेंट जो कंपनी है उनको कोलैबोरेट कराया जाएगा और उनके बीच एक तरह से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो अपनी वो जो स्टडीज़ हैं उनको एप्लीकेशन मोड में लेकर जा सके, उनको कम्युनिकेट करा के एप्लीकेशन मोड में लेके जा सके। तो ये इसी का हिस्सा है। तो 8,000 करोड़ का आपका नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन आता है, जिसको कौन डील कर रहा है? आपकी डीएसटी डील कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। उसने अभी 200 करोड़ का क्वेस्ट करके प्रोग्राम निकाला है और ये बेसिकली आपके क्वांटम जो कंप्यूटिंग है उससे डील कर रही है। और इसी न्यूज़ में आपका किसका जिक्र आया है? इसमें आपका जिक्र आया है चाइना का, कि चाइना ने हाल में ही करीब 1200 किलोमीटर के आसपास का एक जो सफ़र है उसको विद इन अ नैनो सेकेंड कंप्लीट किया है। क्या हुआ कि जो 2 उसके डिफरेंट ग्राउंड स्टेशंस हैं उसमें उसने अपने जो मैसेज है विद इन ए नैनो सेकेंड ट्रांसमिट किए हैं। और उस नैनो सेकेंड में जो उसने जो मैसेज ट्रांसमिट किया उसमें उसने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? उसमें उसने क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया है। उसने क्या किया? उसका जो एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मिकिकस, तो मिकिकस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके उसने ग्राउंड स्टेशन जो उसके 1200 किलोमीटर दूर थे उसमें विद इन अ नैनो सेकेंड उसने ट्रांसफ़र किए। तो आप सोच सकते हैं कि इससे आपका क्वांटम कंप्यूटिंग और आने वाले टाइम में जो 5G और 6G आने वाला है वो कितना ज़्यादा इंटर रिलेटेड होने की उम्मीद है, कितना ज़्यादा इंटर रिलेटेड होगा और वो हमारे लिविंग एक्सपीरियंस को
कितने मल्टी डायमेंशनल मैनर में एक्सप्लोर करेगा और उसको इन्हेंस करेगा। और इसी से एक और रिलेटेड आपकी न्यूज़ थी जो पिछले साल की थी, मैं सोचा उससे भी अब रूबरू करा देते हैं जब आप क्वांटम कंप्यूटर से रूबरू हो रहे हैं। तो वो थी आपकी गूगल की क्वांटम सुप्रीमेसी। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए क्या है। एक क्वांटम कंप्यूटिंग अ क्वांटम सुप्रीमेसी और क्वांटम एडवांटेज इज ए गोल ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ए प्रोग्रामेबल क्वांटम डिवाइस कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम दैट नो क्लासिकल कंप्यूटर कैन सॉल्व इन एनी फिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास i7 प्रोसेसर है, आपके पास i7 प्रोसेसर जिस काम को करने में अगर 5 मिनट लेता है, सपोज 5 मिनट लेता है, तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके, क्वांटम सुप्रीमेसी का इस्तेमाल करके उसी काम को मिलियन ऑफ पार्ट ऑफ द 5 सेकेंड में किया जा सकता है। मतलब जो आप सांस भी ले रहे हैं उसके भी बिलियंथ पार्ट में वो काम आपका तुरंत आउटपुट दे देगा। तो इससे जो उसने वो किया था उसका नाम था स्कैमोर। क्वांटम सुप्रीमेसी एक्सपेरिमेंट वाज रन ऑन फुली प्रोग्रामेबल 54 क्यूबिट प्रोसेसर नेम्ड स्कैमोर। ठीक है, अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कैमोर। ठीक है, वो आपको दिखते भी रहेगा। और फिर ये जो दोस्तों है आखिरी न्यूज़, बेसिकली संडे के दिन जो क्या रहता है, आपकी जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो संख्या में कम रहती हैं और पूरे वीक का एक तरह से कंपाइलेशन रहता है। चाहे आप हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, तो जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसका एक तरह से कंपाइलेशन आता है। तो वैसे एवियन इन्फ्लुएंजा पे हमने कल किया था कि बर्ड फ्लू के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उसके बाद जो भारत सरकार है वो क्या तरीका अपना रही है उसको कंट्रोल करने का। उसके बाद इसके हमने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखा, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके लाइवलीहुड पे हमने उसको देखा, उसका इम्पैक्ट फिर हमने न्यूट्रिशन पे क्या पड़ रहा है उसको भी हमने देखा था कल के वीडियो में। अब यहाँ पे कुछ मेरे को नए डाटा मिले हैं तो इसलिए मैंने सोचा इसको वापस से इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें पहला डाटा ये मिला है कि जो आपका H1N8 है और H5N8 है, ये जो दो वायरस है ये कंपेयर टू अदर जो इसके इन्फ्लुएंजा टाइप होते हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा इसके फैलने का खतरा रहता है। ठीक, ये 60% तक ज़्यादा ट्रांसमिएबल है कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स। तो पहली इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे ये मिली। ये H5N1 H5N1 और H5N8 ये 60% तक ज़्यादा आपका फैलने का खतरा है। पहला इसमें से ये मिला। और दूसरा मुझे ये मिला कि इस जो डिसीज़ है इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने आपका एक नेशनल एक्शन प्लान निकाला था। ठीक, 2021 के मद्देनज़र उसने एक एक्शन प्लान निकाला है, नेशनल एक्शन प्लान टू कंट्रोल एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक, तो ये भी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसके बाद ये इस पूरे 2020 में
करीब उसने कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए, जैसे कि आपका साउथ कोरिया हो गया, इज़राइल हो गया, ईरान हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। यहाँ पे इज़राइल, ईरान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ऐसे करीब 48 ऐसी कंट्रीज़ थे जहाँ पे ये पूरा जो आपका बर्ड फ्लू है या बर्ड एविएशन फ्लू है, एवियन फ्लू है, वो फैला हुआ था, जिसके करीब करीब 5 मिलियन के आसपास इसने बर्ड्स को या तो इसकी जान ले ली या फिर उनको कलिंग करना पड़ गया, उनको मारना पड़ गया, जिससे क्या ये आगे फॉर्सिबली या आगे फर्दर ना फैल सके। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इससे ये इम्पैक्ट पड़ा कि आपका करीब करीब $1 बिलियन के आसपास का नुकसान किसको हुआ है? जो ग्लोबल ट्रेड से जुड़े लोग हैं, जो ये पूरे पोल्ट्री फार्मिंग से जो आपकी जुड़ी हुई कम्युनिटी है, उसको हुआ है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि क्यों हर बार ये जो आपका बर्ड फ्लू है वो फैलते रहता है। जैसे कल भी हमने एक डाटा देखा था कि 2006 से लेकर 2019 तक करीब 225 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो बर्ड फ्लू के केसेस बताते हैं, और इससे करीब भारत सरकार, जो आपके भारत के किसान हैं, उनको 27 करोड़ से 28 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये क्यों होता है? तो उनका कहना है कि जो आपके बर्ड्स हैं वो नेचुरल कैरियर किसके होते हैं? वायरसेस के होते हैं। और जब ये जो आपके जो नेचुरल कैरियर होते हैं और जहाँ पे रिजर्वॉयर होता है, जहाँ पे एक तरह से आपके डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स भी जाते हैं और आपके ये वाइल्ड बर्ड्स भी इंटरेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो एक वायरस है दूसरे वायरस पे जंप मार देता है। तो जो आपका ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे एक तरह से डिस्रप्शन होता है, एक तरह से जो आउटब्रेक होता है, उसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अब इससे आप कैसे और ज़्यादा इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूमन लॉस में? तो उसके लिए उनने फिर वही कहा कि जो ये आपका नेशनल एक्शन प्लान है उसको आपको और एकदम जैसा पेपर पे है वैसे ही इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और हमेशा बीच बीच में हर 2-3 महीने में एक इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करवाते रहने की ज़रूरत है, एक स्टडी करवाते रहने की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद फिर इनने एक और चीज़ पे जिक्र किया, वो ये किया कि जो आपका भारत का जो पूरा मार्केट है वो पोल्ट्री फार्मिंग में करीब 80,000 करोड़ का है, और 80,000 करोड़ में जैसा मैंने कल भी बताया था कि 900 करोड़ अंडे आपके आसपास प्रोड्यूस होते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उस बहुत बड़े मार्केट में अगर ऐसा डिसरप्शन आता है जिससे कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उससे क्या एक जाहिर तौर पे जो लाइवलीहुड है वो किसान और उससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसका तो होगा ही, साथ में जो हेल्थ इम्पैक्ट है, जैसे जो इसको कंजम्पशन कर रहे हैं उनका भी होगा, और इससे जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट मिली है, जो कल की चीज़ मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भी हमें दिखता है कि हमारी जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो काफ़ी पुअर है, उसको भी हैम्पर करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा आर्टिकल उससे डील कर रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ आपका आज का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है। आज के दिन में कुछ ऐसा था नहीं जिसके बारे में कुछ बताया जाए, एक्सेप्ट ये जो आपका मेट्रॉइड वाला आया था वो एक आपके लिए नया था। उसके बाद फिर आइंस्टाइन वाला आया था, तो इससे हमने आपका क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ देख लिया। और अगर आप कल के दोनों दिन का जो पेपर हुआ है GS1 और GS2 में देखें, तो वहाँ पे देखेंगे आपको हैवी डोमिनेंस किसका मिलेगा? करंट अफेयर्स का मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चंस आपके फ्लड पे पूछे जा रहे हो, अर्बन फ्लड पे पूछे जा रहे हो, फिर वो या तो आपके कोरोना पे पूछे जा रहे हो, या फिर RTI पे जो सीधा सीधा क्वेश्चन आया वो पूछे जा रहे हो। तो ये देखिएगा, तो पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये एक रस्म हो गई है। पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि पेपर से क्वेश्चन बन रहे हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ पेपर से आपको क्या आइडिया होता है। पेपर से आपको हो सकता है किसी दिन आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ें, किसी दिन आप ज्योग्राफी पढ़ें, किसी दिन आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ें, किसी दिन आप सिर्फ साइंस एंड टेक पढ़ें, लेकिन जो पेपर है वो एक तरह से पूरा समूचा जो कोर्स है उसको एक बार में एड्रेस करता है। एक पेज पे आपका GS1 GS2 के क्वेश्चंस हैं, दूसरे पेज पे आपका GS3 GS4 से रिलेटेड न्यूज़ है, और कुछ न्यूज़ तो ऐसी रहती है जो चारों डायमेंशन में फिट बैठ सकती है। और पेपर के फ़ायदे एक और ये है कि पेपर की आप राइटिंग देखिए, पेपर की राइटिंग क्या होती है, बड़ी ही क्रिस्प एंड शॉर्ट मैनर में होती है। 150 वर्ड से 200 वर्ड से बड़ा कोई आपको एडिटोरियल नहीं मिलेगा, अगर कोई मिलेगा तो वो 1000 वर्ड का रहेगा, जो काफ़ी स्पेशल केसेस में छपता है।
अब जो 1000 वर्ड का रहता है उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, उससे हम ये सीख ले सकते हैं कि एस्से कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, इसमें कथा कहानियाँ कैसे डाली जाए, उसको एक इंटरेस्टिंग वे में कैसे पुट किया जाए, पहली चीज़। और जो आपके एडिटोरियल्स रहते हैं उससे आपको क्या एक सीख मिलेगी, उससे ये सीख मिलेगी कि आप अपने GS1 GS2 की जो जितने भी GS1 से लेकर GS4 के जो पेपर हैं उसके आंसर कैसे फॉर्मुलेट करें। क्योंकि याद रहे जो UPSC आपको शॉर्ट आंसर्स देखने बोलता है उसके पीछे का एक कारण है, और वो सिंपल कारण ये है कि जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे और जब आप फाइल नोटिंग डालना शुरू करेंगे तो जो आपकी जो फाइल नोटिंग है वो इतनी क्रिस्प होनी चाहिए कि जो 500 पेज का जो सारांश है, जो आपका कंक्लूजन है, वो 100 वर्ड से 500 वर्ड के बीच कंक्लूड हो जाए, जिससे क्या हो कि आपके जो हायर मिनिस्टर्स, जो आपके हायर अफसर्स हैं या फिर जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जब वो सिर्फ 500 वर्ड को पढ़ें तो उनको चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो 500 पेज लेके बैठ के नहीं पढ़ने वाले हैं, वो काम आपको करना है और वो 500 वर्ड को 500 पेजेस को 500 वर्ड में डिफाइन करना है, जिससे कि आपके जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी मिनिस्टर होंगे उनको चीज़ें समझ आए कि भैया काम कहाँ पे चल रहा है। तो इसी के लिए आपका न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।